नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुलक का तीसरा भाग समझेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि संश्लेषित रबर क्या होते हैं, जिसके बाद हम जैव निम्नीकरणीय बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में रबर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम जानते हैं कि रबर के दो प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है प्राकृतिक रबर और दूसरा है संश्लेषित रबर। दोस्तों, प्राकृतिक रबर के बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम संश्लेषित रबर के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, संश्लेषित रबर वल्कनीकृत रबर की तरह का बहुलक है, जो अपनी लंबाई से दुगने तक खींचे जा सकते हैं। मतलब, जैसे ही बाह्य तनन बल निर्मुक्त होता है, इन पर ये तुरंत अपनी मूल आकृति एवं आकार में लौट आते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि संश्लेषित रबर का विचरण किस प्रकार से होता है, जिसमें पहला हम पढ़ेंगे नियोप्रीन। दोस्तों, नियोप्रीन क्लोरोप्रीन का समबहुलक होता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। नियोप्रीन को क्लोरोप्रीन के मुक्त मूलक बहुलकन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसमें वनस्पति और खनिज तेल से उत्कृष्ट प्रतिरोध होता है तथा इनका प्रयोग वाहक पट्टी, गैस्केट तथा हौजों को बनाने के लिए किया जाता है। अगला है ब्यूना एन। दोस्तों, ब्यूना एन ब्यूटा 1,3 डाइईन तथा एक्राइलो नाइट्राइल का सहबहुलक होता है, जो कि आप इस अभिक्रिया में देख सकते हैं। इनका उपयोग तेल सील और टंकी के लिए अस्तर आदि बनाने के लिए किया जाता है। अगला है ब्यूना एस। दोस्तों, ब्यूटा 1,3 डाइईन तथा स्टाइरिन का सहबहुलक ब्यूना एस होता है। इनका उपयोग टायर, फर्श की टाइलों, जूतों के घटकों इत्यादि के उत्पाद के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जैव निम्नीकरणीय बहुलक क्या होते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक बहुलकों का जीवाणुओं द्वारा अपघटन हो जाता है तो इन्हें जैव निम्नीकरणीय बहुलक कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन इत्यादि। दोस्तों, अधिकांशतः संश्लेषित बहुलकों का जीवाणुओं द्वारा अपघटन नहीं हो पाता है, अतः इनका अपशिष्ट पर्यावरण प्रदूषण की विकट समस्या उत्पन्न कर देता है। इस समस्या का निराकरण करने के लिए कुछ ऐसे संश्लेषित बहुलक बनाए जाते हैं जिनका जीवाणु आसानी से अपघटन कर सके। दोस्तों, एलिफैटिक पॉलिएस्टर जैव निम्नीकरण बहुलकों का एक महत्वपूर्ण वर्ग है तथा इसके कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से हैं, जिसमें सबसे पहला है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट को बीटा हाइड्रोक्सी बलरेट में निम्नीकरण करना। दोस्तों, ये एक पॉलीएस्टर बहुलक होता है। ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉइक अम्ल और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉइक अम्ल की सहबहुलकन से प्राप्त होता है। इनका उपयोग विशिष्ट पैकेजिंग में, अस्थियों के प्रयुक्त युक्तियों तथा औषधों के नियंत्रण मोचन में किया जाता है। पर्यावरण में पीएचवीबी का जीवाणु निम्नीकरण हो जाता है। अगला है नायलॉन 2, नायलॉन 6। ये पॉलीएमाइड बहुलक होते हैं तथा ये ग्लाइसिन या 2 एमिनो एथेनोइक एसिड अथवा 6 एमिनो हेक्सेनोइक एसिड या एमिनो कैप्रोइक एसिड द्वारा मिलकर बने हुए होते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि व्यापारिक महत्व के कुछ बहुलक क्या क्या होते हैं। दोस्तों, व्यापारिक महत्व के कुछ बहुलकों की सारणी इस प्रकार से दी गई है,
जिसमें पहला है पॉलीप्रोपीन, जो कि प्रोपीन का एकलक है तथा इसका उपयोग रस्सियों, खिलौनों, पाइपों, रेशे आदि बनाने में किया जाता है। दूसरा है पॉलीस्टायरीन। दोस्तों, इनका उपयोग वस्तुओं को लपेटने के लिए, खिलौने, रेडियो, टेलीविजन कैबिनेट बनाने के लिए किया जाता है। अगला है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इनका उपयोग बैग, वाइनिल फर्श, पाइप, बरसातियां आदि बनाने के लिए किया जाता है। अगला है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। इनका उपयोग ना टूटने वाले कप तथा चादरों को बनाने के लिए किया जाता है। अगला है ग्लिप्टन। इनका उपयोग प्रलेप और प्रलाक्ष बनाने के लिए किया जाता है। तथा अंत में है बेकेलाइट, जिनका उपयोग कंघियां बनाने में, बर्तनों के हत्थे बनाने में, कंप्यूटर डिस्क में, वैद्युत स्विचों के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने संश्लेषित रबर के बारे में पढ़ा, जिसके बाद हमने जैव निम्नीकरणीय बहुलक के बारे में पढ़ा। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।